नमस्कार दोस्तों। तुर्कियों को लग रहा था कि वो पाकिस्तान का साथ देने के बाद भारत को तंग करेगा और उसको लग रहा था कि भी ये जो पाकिस्तान है ये तो मुसलमान कंट्री है, ये तो काफिरों को खत्म कर देंगे इस बार। तो उसने भी पूरा बढ़ चढ़कर साथ दिया पाकिस्तान का, कभी ड्रोन भेजकर, कभी कार्गो के प्लेन भेजकर और कभी कभी तो वहां पे कि लानतें भी तो भेजनी होती हैं वो भेजकर सब कुछ कर लिया। लेकिन पाकिस्तान जीत नहीं पाया। मोदी जी ने एक काम किया कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है और हर कंट्री का कोई ना कोई फॉल्ट लाइन होती जरूर है। पाकिस्तान की फॉल्ट लाइन भाई एक हो तो खुद ही फॉल्ट लाइन है, तो हमने सारी फॉल्ट लाइंस को यूज करना शुरू कर दिया। सुना है कि आज एक और अर्थक्वेक आया है, यानी कि पिछले 20 दिन में हमारा ऑपरेशन सिंदूर हमने रोक दिया, लेकिन रुका नहीं है। वहां पर धमाके होते जा रहे हैं। पता नहीं भगवान की लीला है, ये भी फॉल्ट लाइन का ही एक आंसर है। अब तुर्की तुर्की का भी कोई फॉल्ट लाइन था जिसको मोदी जी ने बोला कोई गल नहीं, तन्नू सीधा करदा मैं हूं नहीं। पहले तो हमने बॉयकॉट तुर्की किया, सारे लोगों ने जाना बंद कर दिया, उसका सामान बिकता था बंद हो गया। एयरलाइंस के साथ हमारे इंडिगो के साथ रिलेशंस थे, कैंसिल हो गए। इनका वैसे तो इवन की जो एयरपोर्ट के ऊपर सिक्योरिटी इनके पास थी हमने बंद करी थी, लेकिन हमारे बिके हुए जजेस ने उसको दोबारा चालू कर दिया है। पैसे पहुंच गए होंगे जजेस के पास, कोई बात नहीं, सुप्रीम कोर्ट में केस जाएगा, वहां पर आजकल थोड़ा सा बंदे दे पुत्र वो बने हुए हैं, वहां पर हो जाएगा। लेकिन तुर्की को हमने नापना शुरू कर दिया। अब मंजरी जी ने पूरी इन्वेस्टिगेशन करी कि तुर्की को सीधा करने के लिए ये जो बाकी का इकोनॉमिक वाली चीजें हैं ये आपको पता है, इसके ऊपर बात करने की जरूरत नहीं है। अब आते हैं असली गेम में जो मोदी जी ने करी है, जो आपसे करवाया मोदी जी ने। 100 करोड़ भारतीय, भाई मोदी जी 130 बोलते हैं, वैसे तो 100 ही हैं, बाकी तो जिहादी हैं, वो हमें बिलोंग नहीं करते। अब जो 100 करोड़ भारतीय हैं उन्होंने भी ठान लिया कि हम ना तो तुर्की जाएंगे ना सामान लेंगे, उसके कोई ऐप यूज नहीं करेंगे। इवन जो हमारी एयरलाइंस के साथ एसोसिएशन होगा हम वहां पर भी उस एयरलाइन में नहीं जाएंगे। एयरलाइन को भी अपना कॉन्ट्रैक्ट तोड़ना पड़ा। तो मोदी जी ने क्या किया, 100 करोड़ भारतीय एक तरफ हो गए, मोदी जी एक तरफ। अब मंत्री जी से बात करते हैं कि इनके, वो इन्होंने पहले बोला था इनके मोदी जी मत बोला करो, हमारे जो मोदी जी हैं वो कर क्या रहे हैं तुर्की के साथ। ये समझने वाली बात है, आपको आज मजा आ जाएगा देखकर कि मोदी जी खेलते कैसे हैं। मंत्री जी जय सिया राम। यार। अब मोदी जी ने जो ये काम किया है तुर्की के साथ भारत के अंदर और तुर्की के बॉर्डर के पास, तुर्की अब इसका आंसर क्या देगा ये बताइए, किया क्या है और आंसर कैसे देगा। एक समिट हो रहा है यरवन डायलॉग, ये हो रहा है यरवन में, जो है अर्मानिया की कैपिटल। यहाँ पर भारत अपना पक्ष रख रहा है, एक प्लेटफॉर्म पे ये बता रहा है ऑपरेशन सिंदूर का जो भी है। लेकिन जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज है, आर्मेनिया सिचुएशन है तुर्की और अजरबैजान के बीच में, और तुर्की और अजरबैजान दोनों पाकिस्तान के साथ में है। तो एक छोटी सी कंट्री है जो इन दोनों के बीच में सिचुएटेड है। एक नॉर्थ साउथ इसका क्या है, नॉर्थ में इसके रशिया है और साउथ में इसके ईरान है। ईरान, हम आपको मालूम है ऑपरेशन सिंदूर के बीच में हमने ईरान से पार्टनरशिप कर ली है, थोड़ी ट्रेड डील साइन हुई है। अब ईरान पहुंचने के हमारे पास दो रास्ते हैं, बलूचिस्तान एक इंडिपेंडेंट कंट्री है और सिंधु देश कोशिश कर रहा है। तो हम यहाँ से निकले सिंधु देश और बलूचिस्तान से हम पहुंच जाएंगे। देखिए, ईरान। ये हम मैं जूम कर रही हूँ, आप इस चीज को देखिए। एक कराची की तरफ से होकर के हम चले ईरान, ईरान से हम यहाँ पर आ गए। ये हो गया हमारा, ये छोटा सा पीस है आर्मेनिया का, जिसके नॉर्थ में जो जॉर्जिया दिख रहा है वो रूस का पार्ट है, और साइड में लेफ्ट साइड में अजरबैजान है, राइट साइड में तुर्की है। ठीक है, तो एक ये है। अच्छा, और दूसरा जो है हमारा अफगानिस्तान के थ्रू है। हमने अफगानिस्तान एंटर करना है और अफगानिस्तान से ईरान, ईरान से फिर हम आर्मेनिया के थ्रू हम रशिया जा सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इधर अगर सीधे अगर जाएंगे तो ये तुर्कमेनिस्तान, तजिकिस्तान, ये सारे बहुत सारे स्थान पड़ेंगे और इसमें जो है काफी सारी प्रॉब्लम्स हैं। तो लीस्ट आप चाहते हैं लीस्ट बॉर्डर्स आप टच करें।
तो अगर आप आर्मेनिया आपके साथ होता है तो आपका ये एक रूट हो गया, और वरना आप तेहरान के बाद ब्लैक सी एंटर करके सीधे आप रूस पहुंच सकते हैं। तो स्ट्रेटेजिकल इंपॉर्टेंस इसकी ये है कि हमको ब्लैक सी है, कैस्पियन सी, सॉरी, ईरान, कैस्पियन सी और रशिया हम कर सकते हैं, या फिर भारत, अफगानिस्तान, ईरान, और उसके बाद हम ब्लैक सी से हम मेडिटेरेनियन में एंटर कर सकते हैं। तो ये हमारी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है इससे। अब इसके अलावा हमारी दूसरी चीज क्या पड़ जाती है, हम आर्मेनिया को आर्म कर रहे हैं, हम उसके लार्जेस्ट डिफेंस पार्टनर हैं। तो भारत का जो एडवांस डिफेंस सिस्टम है वो ब्रह्मोस, वो वियतनाम जाता है, फिलीपींस जाता है, और वेस्टर्न साइड में केवल और केवल आर्मेनिया जाता है। और बाकी जितनी जगह जाता है वो सेकेंडरी प्लेटफॉर्म जाते हैं या डुअल यूज प्लेटफॉर्म जाते हैं, बट एडवांस डिफेंस प्लेटफॉर्म केवल इन 3 देशों में जा रहा है। तो इसके कारण हमारा ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। भारत में हम 2 डिफेंस कॉरिडोर कर रहे हैं। अब जिस बात पे आर्मेनिया में ये येरेवन कॉन्फ्रेंस में डायलॉग में हमने स्ट्रेस दिया है वो है को प्रोडक्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर हमारे साथ कोई आए, ऑर्डर दे, तो हम बनाएंगे ऑफ कोर्स। अपने लिए प्रोड्यूस करना चाहता है, लाइक माइंडेड है, हमको टेक्नोलॉजी ट्रांसफर कर दे, पूरी टेक्नोलॉजी नहीं दी जाती, हमको उसका कोई एक हिस्सा चाहिए होता है, तो वो कर दे, हम अपने लिए भी बनाएंगे और जिसकी टेक्नोलॉजी है उसके लिए भी बनाएंगे। And co-produce for the world. Make for India, make for the partner, and co-produce for the world. That is the vision behind the defense corridors, जिसका एम्प्लीफिकेशन हमने येरेवन में किया है, इसलिए दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो वहां पर जो इंडियन रिप्रेजेंटेशन है हमारा, उसमें जो ये बात हो रही है वो ये है कि हम आर्मेनिया की डिफेंस रेजिलियंस को डेवलप करेंगे। इंडिया सबसे बड़ा पार्टनर है, सेकंड पार्टनर फ्रांस है। तो भारत और फ्रांस मिल करके आर्मेनिया के लिए प्रोड्यूस करेंगे। इस समय इसी बीच में ग्रीस हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। तो भारत और फ्रांस मिलके ग्रीस के लिए और आर्मेनिया के लिए करेंगे। और इस पार्टनरशिप में एक नया एंगल, जैसे रूट के कारण हमने बताया, ईरान है। तो ये 5 कंट्रीज, मतलब ग्रीस, फ्रांस, ग्रीस, आर्मेनिया, ईरान एंड भारत, हम लोगों का एक रूट बनेगा। और ये डिफेंस कॉरिडोर एक तरीके से बनेगा जिसमें सप्लाई कॉरिडोर है, ट्रेड रूट है। तो इस कनेक्टिविटी के लिए जो यूरोप को हमको पहुंचाती है, इसके लिए कोशिश हो रहा है। अब इस आर्मेनिया को आर्म करके फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, हम तुर्की को कंट्रोल करेंगे। और एक बात जो इसके तुर्की है, दूसरी तरफ अजरबैजान है। तो दोनों को हम आर्मेनिया के थ्रू, अगर हमारी वहां पे प्रेजेंस है, हम दोनों को होल्ड कर सकते हैं। अजरबैजान क्या दे रहा है, वहां पर जब शहबाज शरीफ और मुनीर गए तो उन्होंने बात की एजुकेशन की। एजुकेशन किस चीज की होती है, मदरसे की। वहां से क्या निकलते हैं, जिहादी। तो वहां से लोग आएंगे। तुर्की तुर्की से इक्विपमेंट आएंगे, नेचुरली ड्रोन्स वगैरह आएंगे। अजरबैजान कसम खा चुका है कि वो तबाह भी होगा तो पाकिस्तान की मदद करते करते तबाह होना उसे मंजूर है। दूसरा कौन केस मान लीजिए, जो हमारे खलीफा चचा है, उनको डिसाइड करना है कि वो किस करवट बैठेंगे, अभी भी जा करके पाकिस्तान का देंगे, या फिर तुर्की को हमसे क्या चाहिए। अब आ जाइए सौदे पे, उनको ब्रिक्स में आना है और हमको उनको उनकी पार्टनरशिप छुड़वानी है पाकिस्तान से। अगर ये सौदा हो जाता है तो खलीफा चचा हमारे साथ है, और ये सौदा अगर नहीं हो पाता है तो वो पाकिस्तान के साथ है। तो जैसा कि विश्व में होता है गिव एंड टेक, इस गिव एंड टेक को वो किया जाएगा। और तुर्की पे प्रेशर डालने के लिए आपकी ब्रह्मोस, अगर मान लीजिए ब्रह्मोस का किसी ने नाम नहीं लिया वहां पे, पर आपकी ब्रह्मोस अगर आर्मेनिया में तैनात होती है तो बहुत बड़ी प्रेशर टैक्टिक है जो तुर्की के ऊपर काम करेगी, तो उनको मालूम है ब्रह्मोस का कोई तोड़ नहीं। तो इस तरीके से जितने भी पार्टनरशिप है और ये सब आर्मेनिया के थ्रू भारत
वर्कआउट कर रहा है। एक आपको रशिया से कनेक्टिविटी, दूसरा आपकी डिफेंस सप्लाई, तीसरा आपकी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, चौथा आपके जो दुश्मन है उनको कंट्रोल कर रहा है। सो दीज आर द थिंग्स वी आर कमिंग थ्रू आर्मेनिया। जी। महेंद्र जी, आपने अभी बोला कि जियो पॉलिटिक्स में या डिप्लोमेसी में हमेशा गिव एंड टेक होता है। तुर्की को ब्रिक्स में आना है, तो इसलिए हो सकता है मान भी जाए कि मैं पाकिस्तान की सपोर्ट नहीं करूंगा। लेकिन एक बार वो ब्रिक्स में आ गया तो मुसलमानों को तो धोखा देना इनके ब्लड के अंदर है। इनकी किताब सिखाती है कि धोखा कैसे देना है। उसके बाद ये फिर दोबारा से खड़े हो जाएंगे, हम कश्मीर के साथ खड़े हैं। जब इनका काम निकल जाता है उसके बाद ये सारे अपने वादे ये भूल जाते हैं। इसको कैसे टैकल करेंगे आप? तुर्की के पास एक ऐसी चीज है जिसका नाम है साइप्रस, और साइप्रस तुर्की को अपना मतलब नेशन नहीं मानता, अपने आप को स्वतंत्र घोषित करता है। तो आप पीओके पे बोलिए, हम साइप्रस पे बोलेंगे, और ये हम पहले भी एक बार यूएन में कर चुके हैं। तो आप मतलब वो चीज है, आप पीओजेके के इंडिपेंडेंस के लिए आइए, हम साइप्रस के इंडिपेंडेंस के लिए आते हैं। अल्टीमेटली क्या हो, तेरी भी चुप और मेरी भी चुप, अल्टीमेटली वही होगा। बिल्कुल सही है। अच्छा मंजरी जी, तुर्की का तो समझ आ गया हमें कि हमने एक तो इकोनॉमिक बहिष्कार इनका करना शुरू कर दिया, ऊपर से गवर्नमेंट ने भी शुरू कर दिया कि तुर्की का जो सबसे बड़ा दुश्मन आर्मेनिया है उसको हमने आर्म करना शुरू कर दिया। ये आर्मेनिया वही है, लोगों को समझना चाहिए, जिनको एयर डिफेंस सिस्टम नहीं, हमने जो अपने रेडार सिस्टम थे वो भी हमने आर्मेनिया को दिए थे। बट आगे जाकर जैसे डिफेंस की हमारी डील्स बढ़ती जा रही है आर्मेनिया के साथ, यानी कि हमने ठान लिया कि पाकिस्तान का दोस्त दो ही हैं वहाँ उस एरिया में, एक तुर्की है, दूसरा अजरबैजान है, और दोनों का कॉमन दुश्मन आर्मेनिया है, और हमने कॉमन दुश्मन को दोस्त बना लिया। पहली बात ये हो गई। दूसरा, एज फार एज पाकिस्तान इज कंसर्न, पाकिस्तान का एक और दोस्त भी है, बांग्लादेश। अब बांग्लादेश पे जो यूनस है, वो लोग तो ये बोल रहे थे भाग गया जापान, वो भागा नहीं है, कोई डील करने गया है। अब डील किस चीज़ की करने गया ये आज तक किसी को समझ नहीं आया कि एक टेम्पररी प्रेसिडेंट वो डील करेगा भी तो कोई साइन के कोई वैल्यू नहीं है। लेकिन वो कभी यूनाइटेड नेशन जाता है, कभी यूएसए जाता है, कभी यूरोप जाता है, कभी जापान चला गया, बल्कि दुनिया भर में फ्री में घूमने का इसको शौक हुआ पड़ा है, और कंट्री शौक में है। तो मंजरी जी, जो पाकिस्तान का दूसरा दोस्त जो कह रहा था कि भाई आपके ऊपर अगर युद्ध हुआ तो मैं युद्ध में कूद जाऊंगा, कूदा तो है नहीं, लेकिन अपने ही कंट्री में कूदता जा रहा है, उसका क्या होगा अभी? कि इस वाली तुर्की की डील से तो वो असंतृप्त हैं, लेकिन वहां पर हम अनाउंस कर रहे हैं कि बांग्लादेश के भी दो चिकन नेक्स हैं। एक चित्तगोंग के पास है और दूसरा हमारे सिलीगुड़ी कॉरिडोर के पास है। तो जैसा कि ये हमारे चिकन नेक के लिए बोलते थे, हम भी कह देते हैं। और अगर हम ये चिकन नेक काट देते हैं तो एक तो हमारा वो चिकन नेक चौड़ा हो जाएगा, वो चिकन नेक नहीं रहेगा, वो ईगल्स नेक बन जाएगा, जिसको आप आसानी से तोड़ नहीं पाएंगे, पकड़ नहीं पाएंगे। दूसरा, दोनों जब हम ले लेंगे चित्तगोंग इज अ मेजर पोर्ट, तो फिर हमारी कनेक्टिविटी और हमारी मोबिलिटी ये बहुत आसान हो जाएगी। हमारी अष्टलक्ष्मी से, जिसको अब जो है मोदी जी ने सेवन सिस्टर्स की जगह अष्टलक्ष्मी कह दिया है, इसमें सिक्किम को जोड़ करके, तो उस एरिया से हमारी कनेक्टिविटी बढ़ जाएगी। तो हम रेल से और रोड से, और ये सारी जो है हमारा मल्टी मोडल जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है वहां से और अच्छा आ जाएगा, और हम फर्दर सर्कल कर लेंगे। तो वो हम वहां पर वो प्रेशर बढ़ा सकते हैं। हाँ, ये देखने वाली बात है कि कॉक्स बाजार के पास एंड मार्टिन आइलैंड में अमेरिकन प्रेजेंस, डीप स्टेट की प्रेजेंस बढ़ती जा रही है। बट अगेन रिमेम्बर, अमेरिका इज स्केर्ड ऑफ बॉडी बैग्स, एंड अगर लड़ाई होगी, आज ही हमारे सीटीएस विपिन वो सॉरी अनिल साहब ने कहा है कि अगर लड़ाई होगी तो कैजुअलिटीज होंगी, सो बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट। एंड सेम मैसेज वी कैन सेंड टू अमेरिका who are scared of body bag because they cannot explain their own people कि दूसरे की लड़ाई में हमारे लोग क्यों मर रहे हैं, why their son should die on a Bangladeshi soil. It is not in American interest. They can send their children. वो अपने बच्चों को भेज सकते हैं अमेरिकन इंटरेस्ट के लिए, जान देने के लिए, लेकिन बांग्लादेश में क्यों उनका बच्चा मर जाए ये समझाना अमेरिकन गवर्नमेंट के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसलिए ये हमारे लिए एक एडवांटेज आता है और हम इसका पूरा फायदा उठाएंगे।
अब जो आपने अष्ट निधि नौ निधि के दाता क्या होता है, वो अष्ट जो देवियां बोल दी आपने, अष्टलक्ष्मी। हाँ अष्ट लक्ष्मी जो बोला आपने, वो सिक्किम नहीं था मैडम। मुझे लगता है आपने पहली बार मोदी जी को समझने में गलती कर दी। वो हो सकता है वो चिटागोंग 8वां सूबा हो सकता है, यू नेवर नो। हमारा 8वां स्टेट नॉर्थ ईस्ट में, उसके ऊपर मोदी जी ने बोल दिया कि 2 चिकन नेक है, उसमें से एक तो हो सकता है हम ले लें। और मेरा अपना मानना है कि जो नॉर्थ के अंदर जो चिकन नेक है, इट कैन बी दैट ऑल्सो। बाकी चिटागोंग का तो है ही है। बट मेरा अपना जो, अगर मेरे से पूछेगी तो जो नॉर्थ में जो ये एरिया है, ये वाला चिकन नेक, ये मोदी जी के नज़र में है कि इसको छोड़ना नहीं है, क्योंकि मोदी जी प्रॉब्लम को बीच में छोड़ दें, ये ऐसा हो नहीं सकता। तो अब देखते हैं कि तुर्की को तो सीधा हमने करना शुरू कर दिया, क्योंकि पाकिस्तान के पास कुछ ज़्यादा ही गर्मी सर्दी वो दिखा रहा था। और अब बांग्लादेश, इसको भी नापने का टाइम आ गया है। एंड उसकी आर्मी ने बोल भी दिया है कि वी कैन नॉट अफोर्ड अ वॉर विद इंडिया, क्योंकि बड़े पापा जी जो थे पाकिस्तान वाले, उनका जो हाल हुआ है उसके बाद छोटे जो बच्चे हैं उनको लग रहा है कि भाई पापा जी नहीं बचे तो हम कहाँ बचेंगे। तो आप समझ सकते हैं कि अब तुर्की, उधर से अजरबैजान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, कोई भी ऐसा चैप्टर नहीं है जिसे मोदी जी ने छोड़ा हो अनअटेंडेड। और ये तैयारी मंजरी जी बार बार बोलती हैं, ये सिर्फ ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पर ये तैयारी शुरू नहीं हुई है, ये 11 साल की मेहनत है उस बंदे की जिसका नाम है नरेंद्र मोदी। इसलिए ये हमारा खुशनसीबी है। मैं कोई ये नहीं हूँ कि प्रशंसक हूँ मोदी जी का या मैं अगेंस्ट हूँ, मैं सिर्फ उस चीज़ को फॉलो करता हूँ जो देश के लिए ठीक है। जब जब मुझे ज़रूरत लगा मुझे कि मोदी जी कब नापोगे पाकिस्तान को, बहुत बार मैंने रोहिंग्यास के लिए, बांग्लादेशियों के लिए मैंने बहुत बार क्रिटिसाइज भी किया है गवर्नमेंट को, क्वेश्चन पूछा है कि मोदी जी 11 साल हो गए, कम काम होगा, अभी काम हो रहा है, तो वी आर विद द गवर्नमेंट कि यस दे आर डूइंग देयर वर्क। अब तो बांग्लादेशी रो रहे हैं कि हमारा गंद हमें वापस भेजा जा रहा है, इसे प्लीज़ हमारे पास यहाँ मत भेजिए, हमारे यहाँ गंदगी बढ़ जाएगी। तो एक्शन शुरू है हर जगह पर, कंट्री में भी और कंट्री के आसपास भी। अब तो हम तुर्की के पास जाकर एक्शन ले रहे हैं, भारत में तो लेना ही है। मंजरी जी आपके हमारे मोदी जी ने कमाल कर दिया, थैंक यू सो मच। और जो जो चीज़ें हम लोग कई बार कवर करते रहे, बाय गॉड्स ग्रेस, आई डोंट नो हाउ, मे बी मोदी जी इज लिसनिंग टू इट, आई डोंट नो, बट दोज थिंग्स आर हैपनिंग। बस एक ही काम रह गया है जो मैं हमेशा बोलता हूँ कि चाइना वाला मॉडल आप अपनाना शुरू कीजिए, हार्ड लेबर कराइए इन जिहादियों से, और अगर ना माने तो किडनियाँ निकाल लीजिए, आपका एटलीस्ट वहाँ पर ट्रांसप्लांटेशन की कॉस्ट कम होनी शुरू हो जाएगी। चाइना में ऐसे ही होता है। तो सक्सेसफुल फॉर्मूला है, 25 साल से ये फॉर्मूला यहाँ पर चल रहा है। बस एक यही चीज़ रह गया, जिस दिन आप कर देंगे, मुझे लगता है मोदी जी ये काम नहीं करेंगे, बहुत ही दयावान आदमी है, योगी जी हमारे वाले हैं, वो करके दिखाएंगे आपको। तो मयूर जी थैंक यू सो मच, जय सिया राम। जय सिया राम।